फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। यहाँ पे हम 66 बीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को डिस्कस कर रहे हैं और इस कड़ी में हम दो क्वेश्चन को ऑलरेडी काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे आज हम तीसरा क्वेश्चन लेंगे। जो दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और आज हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो 65वीं बीपीएससी में पूछा गया पेपर 2 का तीसरा प्रश्न है। आप पिछले दो वीडियो का भी देख सकते हैं जा करके, हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे चुका हूं, आप वहां से देख लें और प्लेलिस्ट भी जा करके चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था राष्ट्र उन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, इंग्लिश में कहता है द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट नेशनलिस्टिक बट इट इज इंडिविजुअलिस्टिक। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट दिस फैक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। कुछ कीवर्ड्स आपको यहाँ से नोट डाउन करने होंगे। वो कौन से कीवर्ड्स हैं? जैसे पहला है कि पॉलिटिकल पार्टीज, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरा है नॉट नेशनलिस्टिक, तीसरा है इंडिविजुअलिस्टिक और चौथा है बिहार। ठीक है, पहले अगर आप इन कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लेते हैं कि तो आपको फिर आसान हो जाती है। तो यहाँ पे हम आंसर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो कहता है नॉट नेशनलिस्टिक बट इंडिविजुअलिस्टिक। इसी पे हमारा पूरा क्वेश्चन होगा और बिहार के रेफरेंस में स्पेशली डिस्कस करना है। ऐसा नहीं है कि सारा एग्जांपल्स आपको बिहार से देना है, ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं आगे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंट्रो बनाएंगे। मैं कल भी वीडियो में बताया था इंट्रो वर्ड नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली पैराग्राफ में शुरू हो जाना है। तो इंट्रो में ना हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ लिखेंगे। जैसे कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं। ऐसे लिखेंगे कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रिप्रेजेंट करता है मल्टी पार्टी सिस्टम को, यानी बहुदलीय व्यवस्था है यहाँ पे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी ये ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट कर लिया है। थोड़ा सा इंट्रो में फिर हम और आगे लिखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज्यादा रोल होता है। क्या क्या काम होता है? जैसे कि सरकार बनाना, लोगों की इंटरेस्ट को मतलब आर्टिकुलेट करना, तीसरा अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों को साथ लेकर के चलना, लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को एजुकेट करना। समझ रहे? मतलब आप कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के कार्य को लिख सकते हैं। यानी कि दो चीजें आपको इंट्रो में लिखनी है। वो पहली ये है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, और क्यों है मैंने बता दिया, डाइवर्सिटी है। और दूसरी चीज क्या लिखनी है? रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी इन जो पार्टी व्यवस्थाएं हैं इनका फंक्शन क्या है। आप ये दे सकते, देखिए यहाँ पे चूंकि ये जीएस का पेपर है तो आप इसमें पॉलिटिकल स्कॉलर्स को कोट नहीं करेंगे। वो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे ऑप्शनल वाले वो करेंगे। जैसे कि सार्टरी का क्या कहना है, डुवर्गर का पार्टी सिस्टम पे क्या कहना है, योगेंद्र यादव का क्या ओपिनियन है, आप उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अन्यथा आपका आंसर जो है वो ऑप्शनल का आंसर हो जाएगा। अब हम आएंगे बॉडी पार्ट्स पे। आप कोशिश करेंगे कि इन बॉडी पार्ट्स को या तो पैराग्राफ में लिख दें अगर बहुत लिंकेज बन रहा है एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से तो, और अगर पैराग्राफ का आपको लगता है कि लिंकेज नहीं बनेगा या विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, एग्जामिनर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, तो मैं वो फॉर्मेट बताता हूँ, वो होता है बुलेट पॉइंट का। अब चूंकि क्वेश्चन 38 नंबर का है तो आप सिर्फ बुलेट पॉइंट ऐसे नहीं बना सकते कि एक एक लाइन का बुलेट पॉइंट बना दिया। आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा लगेगा कि 3 लाइन 4 लाइन का हो गया। जैसे मैं बताता हूं, अब यहां पे आप डिस्कस करेंगे कि कैसे भारतीय जो दलीय व्यवस्था है वो
मतलब नेशनलिस्टिक नहीं है, वो क्या है, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के प्रति उन्मुख है, राष्ट्र के प्रति उन्मुख नहीं है वो। तो अब देखिए इसका कारण मैं बताता हूँ, और बिहार के सेंस में हम एक एक करके एग्जाम्पल देखते जाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखते होंगे कोई भी पार्टी है, उसकी फॉर्मेशन आप देख लीजिए या इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, ठीक है, वो कैसे होता है, क्या किसी मतलब नेशनलिस्टिक गोल को लेकर के ये इस्टेब्लिश करते हैं? और खासकर बिहार में तो ऐसा नहीं हुआ है। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे आप बिहार में क्या कोट करेंगे, जनता पार्टी। अभी हम जो देख रहे हैं जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी की, और जो आरजेडी है तेजस्वी यादव जी की, तो ये दोनों ही पार्टियां जो हैं ये पहले जनता पार्टी में थी, बाद में जैसे कि जेडीयू पार्टी इसके पहले समता पार्टी बनी थी। तो इनका जो अलग अलग जो ये हुए, ऐसा नहीं है कि इनके अलग होने में किसी नेशनल इंटरेस्ट का रोल था, कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं था, इनकी अपनी इंटरेस्ट थी। तो आप इसको लिख देंगे कि फॉर्मेशन, इसको एक्सप्लेन कर देंगे, मैं बस यहाँ पे आपको इंडिकेटिव पॉइंट दे रहा हूँ और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी आप लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर जितनी भी पार्टियां हैं आप उनकी आइडियोलॉजी को देखिए, क्या कोई ऐसी पार्टी है जो पूरे नेशनल लेवल पे कोई आइडियोलॉजी लेके चलती है? जेडीयू हो, आरजेडी हो, आरएलएसपी हो, या फिर एलजेपी हो, हम हो बिहार में, तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका जो एजेंडा है वो सिर्फ नेशनलिस्टिक है। ये क्या चाहते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए, और इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी आता है कैच ऑल पार्टीज। इसका मतलब ये होता है ना कि वो इसके लिए क्या करते हैं, कोलिशन बनाएंगे। किससे कोलिशन बनाएंगे? तो किसी से ही बना सकते हैं, और सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब इसका मेन मीनिंग यही है कि सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि इनकी आइडियोलॉजीज नहीं बच गई हैं। क्या बचा है? तो जिससे वोटर्स लुभाव मतलब इनके प्रति आकर्षित हो जाए, वैसा इनको अपनी आइडियोलॉजी रखना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप उठा के देख लीजिए। तीसरा, आप अगर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, आपको लगता है कि मतलब कोई नेशनलिस्टिक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नेशन को लेके, नेशनलिज्म को लेकर के या राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के मुद्दा उठा रहा है तो उसको टिकट दिया जाता है? नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या चलता है, नेपोटिज्म चलता है, फेवरेटिज्म चलता है, यानी भाई भतीजावाद, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। देखा जाता है कि व्यक्ति का कास्ट क्या है, कास्ट अरिथमेटिक देखेंगे, वहाँ पे रिलीजन कितना है, क्या पोलराइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताया नहीं जाता बट होता है, ठीक है। चौथा नंबर आप करेंगे कि जो भी पार्टी में बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, आप देखिए उसको, अगर पार्टी में डिसीजंस अगर केंद्र में देखेंगे तो अभी बीजेपी है, तो वहाँ पे डिसीजन कौन लेता है? पीएम मोदी लेते हैं मोस्टली डिसीजंस, या अमित शाह जी लेते हैं। ये दो लोग मिलकर के और डिसीजंस लेते हैं मोस्टली डिसीजन। मतलब जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे कहा जाता था किचन कैबिनेट, एक वर्ड था किचन कैबिनेट, कि 3-4 लोग मिल करके और डिसीजंस लेते थे। जरूरी नहीं कि वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स ही हों, ठीक है। तो मुझे तो वही दिखता है अभी। अब आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं, आप उसे लिख सकते हैं अपने आंसर में। मुझे लगता है डिसीजंस जो है वो कोई व्यक्ति लेता है, और वो भी नेशनल इंटरेस्ट कितना ध्यान में रखता है ये क्वेश्चनेबल है, ठीक है। हमारा 5वां पॉइंट आता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल इलेक्शंस कराती हैं? मुझे तो नहीं लगता। इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते हैं, या अगर होते भी हैं किसी भी तरह के, तो वो एक नेम सेक होते हैं, वो सिर्फ सिंबॉलिक होता है, दिखाने के लिए होता है। कई सारी कमिटीज बोल चुकी हैं कि इंटरनल इलेक्शंस पार्टी में होना जरूरी है, तभी जाकर के डेमोक्रेसी का रियल मतलब सामने आएगा। तो अगर इंटरनल इलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको पता ही है इंडिविजुअलिस्टिक हो रहा है, नेशनलिस्टिक नहीं हो रहा। 6 नंबर पे अगर आप फंडिंग देखेंगे जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है, तो फंडिंग किसके नाम पे मिलता है? जैसे अगर बीजेपी को सबसे ज़्यादा अगर फंडिंग मिल रहा है तो किन के नाम पे मिल रहा है? मोदी जी के नाम पे मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को अगर फंड मिलता है तो किन के नाम पे मिलेगा? जो उनके मेन लीडर्स हैं, यानी जो उनके फाउंडर्स वगैरह हैं। 7वां नंबर का एक कॉन्सेप्ट आता है हेरेडिटी। मतलब यहाँ पे इंटरनल इलेक्शंस न होने की वजह से
एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि आज जिस पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया रिटायर कर रहा है तो उसका बेटा या उसकी बेटी उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो बिहार में आरजेडी में अभी तेजस्वी यादव जी हैं। आप नाम लिखने से बचेंगे आंसर में, आप सिर्फ इंडिकेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। आरजेडी में या बीजेपी में भी कई लोग जो है वो टिकट दे देते हैं, जैसे राजनाथ सिंह का, मैं क्लियर नहीं हूं, आप देख सकते हैं शायद उनके बेटे को टिकट मिला था ईस्टर्न यूपी में। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं इस तरह की चीज़ें। तो आरएलएसपी में आप देख लीजिए चिराग पासवान जी को मिला था। तो आप इस तरह से इस आंसर को सोच सकते हैं, आरजेडी है या फिर एलजेपी है, बीजेपी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में यही हाल है, ठीक है। 100% तो नहीं हो सकता है, बट यस ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में आप देख लीजिए। अच्छा, 8वां नंबर हमारा पॉइंट होगा कि पर्पस क्या है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, क्या पर्पस है, कोई दिखता है नेशनल एजेंडा कोई सा भी इनका कि यस हम ये वाला मुद्दा जो है वो किसी भी तरह उठाना चाहते हैं? नहीं, उनको क्या करना है कि चुनाव जीतना है, विनिंग इलेक्शंस, ये मेन एजेंडा दिखता है। अभी आपने देखा होगा कि जो बंगाल चुनाव हो रहा था, तो बंगाल चुनाव में कोविड का मतलब बहुत ज़्यादा उस समय इम्पैक्ट चल रहा था, लोग मर रहे थे, इसके बाद भी चुनाव हो रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई थी। तो ये क्या दर्शाता है कि आपका एजेंडा बहुत नेशनलिस्टिक नहीं है, आप तो चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद एक 9वां पॉइंट हमारा आएगा कि कोलिशन, यानी जो मिली जुली सरकार होती है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह आकर के मिलती हैं। तो कोलिशन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये पावर चाहते हैं, सत्ता इनको चाहिए। आप देखिए, अगर 2015 में आपने देखा होगा तो 2015 से पहले आरजेडी और जेडीयू अलग थे, 15 में आरजेडी जेडीयू मिलते हैं, फिर 17 में अगेन टूट जाते हैं, फिर से एनडीए बन जाता है। तो आपको लगता है ये कोई किसी नेशनलिस्टिक एजेंडा के लिए ये सब कोलिशन बनाए जा रहे थे? ठीक है, तो मुझे लगता है इतने सारे पॉइंट्स को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो मोस्टली आपको 3 से 4 साइड्स का आंसर लिखना होता है। बेहतर ये होगा कि आप 3.5 इस तरह का आंसर कर दें, 3.5 भी कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो उसमें आधा पेज का इंट्रो लिखिए, आधा पेज का कंक्लूजन और 2.5 पेज का अपना बॉडी पार्ट लिखिए। और इतने को अगर एक्सप्लेन करते हैं, आप भी 1-2 पॉइंट सोचिए और उसको फिर एक्सप्लेन कर दीजिए, तो इतने में हो जाएगा। अच्छा, अब हम कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। कंक्लूजन, इसमें जो निष्कर्ष हमारा होगा, इसमें आप लिखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज को करना क्या चाहिए और हमारे सामने जो भी ऑप्शंस हैं उसमें डिजायरेबल क्या है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इनको नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखनी चाहिए। जो कहते हैं ना, नारा लगता है इंडिया फर्स्ट, तो इसको मतलब इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, लेटर में भी और स्पिरिट में भी, दोनों रूप में इंप्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये रिटोरिक नहीं रह जाना चाहिए। दूसरा है कि आइडियोलॉजी, देखिए आइडियोलॉजी अगर बहुत स्ट्रिक्ट है तो हो सकता है किसी एक सेक्शन को ही टारगेट करे, लेकिन आइडियोलॉजी का होना भी जरूरी है, क्योंकि इससे क्लैरिटी आती है कि आपका एजेंडा है क्या, ठीक है। तीसरी चीज आती है कि इंटरनल इलेक्शंस, ये बहुत ही जरूरी है। अगर इंटरनल इलेक्शंस होंगे तो जो काबिल लोग होंगे वो सत्ता पे आएंगे, हेरिडिटरी लोग नहीं आएंगे। हेरिडिटरी लोग भी आ सकते हैं अगर वो उनमें वो टैलेंट है तो। अगला है साइमल्टेनियस इलेक्शन, मतलब इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, हालांकि इसके अपने चैलेंजेस हैं, बट इसको देखा जा सकता है, क्योंकि वी आर ऑलवेज इन एन इलेक्ट्रल इलेक्शन के मोड में हम लोग हमेशा रहते हैं। और उसके बाद होता है कंसेंसस, कंसेंसस का होना जरूरी है, खासकर जो नेशनलिस्टिक मैटर, नेशन वाला जो मैटर है, जो इंटायर कंट्री को अफेक्ट करता है या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, तो उनमें हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट जरूरी है। और अगर जैसे अभी कोलिशन इज अ रियलिटी, हम जानते हैं कि मिली जुली सरकार, क्योंकि किसी एक पार्टी को हमेशा ही फुल मैंडेट मिले ये जरूरी नहीं है। अभी बिहार में भी आप देख रहे हैं कि कोलिशन की गवर्नमेंट चल रही है, एनडीए की। तो एक हेल्दी कोलिशन कल्चर आप लिखेंगे, हेल्दी कोलिशन कल्चर, इसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हेल्दी कोलिशन कल्चर होगा तो जो भी करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, इस तरह की चीजों को रोकने में मदद मिलेगी।
अब देखिए इतने से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ और लिखना चाहता है इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इंडिकेट कर रहा हूं, आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिए कि NCRWC ने क्या कहा है, या सरकारिया कमीशन ने कुछ बोला है क्या, या पुंछी कमीशन ने कुछ बोला है क्या, या फिर सेकंड ARC ने कुछ बोला, जो भी ये एक पॉलिटिकल साइंस के पूरे क्वेश्चंस में अप्लाइड होंगे। आप इनको कोट कर सकते हैं, क्योंकि किसी स्कॉलर को कोट करना सही नहीं रहेगा, बट इनको कोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर कोई केस मेंशन करना चाहते हैं तो आप केसेस मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल में केस का बहुत ज़्यादा कोई रेलेवेंस है। ठीक है, तो हम लोग कल जो है अपना चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। वो चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस एंड डिस्कस द पोजीशन ऑफ ई गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन इन बिहार। कल हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।